नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। रिवीजन वाली दोस्तों क्लासेज चल रही है। फंडामेंटल एसीएम पढ़ रहे हैं। इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है, यानी फंडामेंटल कंप्लीट हो चुका है। न्यूमेरिकल उसके जितने भी बनते हैं क्लास हो चुकी है और प्रोवाइड करवा देंगे। टेस्ट दिए हुए हैं तो आप उनको अटेंड करने का प्रयास करें, वहाँ से टेस्ट और सीखेंगे क्वेश्चन। अभी बात करेंगे कि एसी में सर्किट कितने होते हैं, यानी अगर हम लोड को एग्जाम्पल के तौर पर लेकर रखें तो लोड की नेचर कैसी कैसी होती है। मैंने इंट्रोडक्शन के दिन आपको लिखवाया था कि डीसी परिपथ सदैव रेजिस्टिव होता है, यानी प्रतिरोधी प्रकार का होता है। चाहे आप उस पर कैपेसिटर लगाएं, चाहे आप उस पर कुंडली लगाएं, चाहे आप उस पर एक प्रतिरोधक लगाएं, यानी वहाँ पर हीटर का काम भी वैसा ही है। डीसी से जो हीटर ऑपरेट होते हैं वहाँ पर डीसी का अगर कोई पंखा भी चलता है तो भी उसका काम करने का तरीका वैसा ही है। सारे वहाँ प्योर रेजिस्टिव सर्किट की श्रेणी में जाते हैं। करंट और वोल्टेज इन फेज होती है और पावर फैक्टर वहाँ सदैव इकाई होता है। परिपथ में सदैव वास्तविक शक्ति होती है, प्रतिघाती शक्ति यानी रिएक्टिव पावर 0 होती है। लेकिन एसी का जब हम सर्किट लेकर आते हैं तो यहाँ 3 अलग अलग तरह के हमें सर्किट देखने को मिलते हैं। एक ऐसा सर्किट जिसमें रेजिस्टर हो, एक ऐसा सर्किट जिसमें इंडक्टर हो, एक ऐसा सर्किट जिसमें कैपेसिटर हो। तो ये 3 नेचर जो अलग अलग आती है इनको हम पढ़ने जा रहे हैं और इनमें से आज की क्लास में हम एक टॉपिक पूरा करेंगे जिसका नाम है रेजिस्टिव सर्किट। इस सर्किट की एक खास बात है। खास बात क्या है? खास बात यह है कि ये सर्किट शुद्ध भी संभव है और उच्च भी संभव है। आगे 2 और सर्किट पढ़ेंगे, शुद्ध इंडक्टिव और शुद्ध कैपेसिटिव, जो प्रैक्टिकली संभव नहीं है, वो केवल और केवल थ्योरेटिकल है आपके सामने। इसलिए इस सर्किट में संभावना रहती है कि ये शुद्ध भी है। पेपर में कई बार पूछा जा चुका है कि जब शुद्ध सर्किट हो तो निम्न में से किस में शक्ति खपत होगी? इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर, ऐसे 3 ऑप्शन देता है। तो पूरी बात करेंगे। सबसे पहले हेडलाइन जो आप लगाएंगे उसमें लगाएंगे प्योर रेजिस्टिव सर्किट। मैं हिंदी में लिखवा रहा हूँ तो शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ लिखेंगे। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे प्योर रेजिस्टिव सर्किट। दरअसल शुद्ध रेजिस्टिव ना भी हो तो हम हाई रेजिस्टिव सर्किट से काम चला सकते हैं, यानी थ्योरेटिकल अगर उच्च प्रतिरोधी परिपथ भी आपसे कहा जाए तब भी गुण ऐसे ही होंगे जैसे अब है। दरअसल एसी में प्योर रेजिस्टिव कुछ जगह संभव नहीं है। मैं आपको एग्जांपल के साथ बताऊंगा, फिर बात करेंगे अपन कि हाई रेजिस्टिव हमने इनको क्यों बोला। आ जाओ, पहले इसकी डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। सिंपल डेफिनेशन ये है कि एसी में ऐसा परिपथ जिसमें केवल प्रतिरोध हो या केवल प्रतिरोध जुड़ा हुआ हो, प्रतिरोधी सर्किट कहते हैं। बात समझ में आ गई? क्या ऐसा एसी में संभव है? हाँ, कुछ जगह संभव है और कुछ जगह हाईली रेजिस्टिव यानी उच्च प्रतिरोधी संभव है। मैं आपको एग्जाम्पल के तहत यही नाम लिखवा देता हूँ। जैसे में सबसे पहला जो एग्जाम्पल हम लेते हैं वो है हीटर, ठीक है। लेकिन हीटर का ही नहीं, एसी में उसमें ये उपकरण जितने भी है वो सारे रेजिस्टिव सर्किट में जाएंगे। लाइक हीटर, सोल्डरिंग आयरन, ब्लोअर, गीजर, ब्लोअर तो सॉरी मोटर में जाएगा, खैर हॉट एयर ब्लोअर एक अलग से आता है, उसको छोड़ देना, कोई बात नहीं। यानी हीटर, सोल्डरिंग आयरन, गीजर, इमर्सन रोड, ओवन जितने भी है। मैंने सिर्फ एक हीटर का एग्जांपल लिखा है। आप यूँ समझ लेना कि हीटिंग एलिमेंट वाले जितने भी है वो सारे के सारे एग्जांपल इसी में हैं। उसके अलावा जो नंबर 2 एग्जांपल है वो है इनकेंडिसेंट लैंप। हिंदी में लिखते हैं उदीप्त लैंप, इंग्लिश है इनकेंडिसेंट लैंप। टंगस्टन फिलामेंट होता है
तापीय सिद्धांत पर ही आधारित होता है। तापीय यानी हीटिंग इफेक्ट जितने भी है। उसमें लैंप के अलावा अगर एसी में आप फ्यूज का एग्जांपल ले लें तो फ्यूज भी रेजिस्टिव सर्किट में ही रखा जाता है। इसके अलावा एसी में थर्मल ओवरलोड रिले होती है, तो इसे भी हम रेजिस्टिव सर्किट में ही डालेंगे। और मैं बता दूं एग्जाम्पल के तहत यही लिखने, आपको एग्जाम्पल ही लिखने, मैं इस तरह लिखा रहा हूँ। तापीय सिद्धांत पर आधारित उपकरण जितने भी हो, ठीक है, कोई भी लोड हो, कोई भी भार हो, जो थर्मल इफेक्ट यानी हीटिंग इफेक्ट पर काम करते हो, वो सब के सब आपको एसी में हाई रेजिस्टिव सर्किट में ही डालने। बताओ बात समझ में आई क्या? अब मैं प्योर रेजिस्टिव और हाई रेजिस्टिव दो शब्द क्यों बोलता जा रहा हूँ? तो दरअसल कहते हैं कि जो हीटर है हमारा या जैसे लैंप है हमारा, तो इनका एलिमेंट जो होता है, लैंप का फिलामेंट और हीटर का एलिमेंट, वो सिंपल संरचना में ना हो करके वो कॉइल्ड कंस्ट्रक्शन में होता है। यानी कॉइल के जैसी उसकी आकृति होती है, कुंडली के जैसी आकृति होती है। और कहते हैं कि अगर किसी भी फॉर्मेट को कुंडली की आकृति दे दी जाती है या किसी भी धातु को कुंडली की आकृति दे दी जाती है, तो उसमें डेफिनेटली इंडक्टेंस आएगा ही आएगा। हाँ, कितना इंडक्टेंस आएगा वो डिपेंड करेगा कि उसकी नेचर कैसी है। जैसे कॉपर में मैक्सिमम आएगा, एल्यूमिनियम में थोड़ा कम आएगा। तो फिर हीटिंग एलिमेंट हमारा नाइक्रोम का होता है, इसलिए इसमें बहुत कम आता है। लैंप का फिलामेंट टंगस्टन का होता है, इसलिए उसमें भी वेरी वेरी लो रहता है। तो फिर हम तुलनात्मक रूप से इसे क्या बोल देते हैं? हाईली रेजिस्टिव सर्किट बोल देते हैं। बताओ बात समझ में आई क्या? यानी अगर हीटर को ये कहें कि 100% रेजिस्टिव है क्या, तो नहीं, लेकिन 99% रेजिस्टिव ही है वो, तो 1% का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी अगर पावर फैक्टर 0.99 है तो फिर इकाई और 0.9 में कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। बेसिक परिचय समझ में आ गया। अब देखो इस सर्किट की विशेषताएं क्या क्या है, तो एक एक करके मैं आपको कुछ पॉइंट लिखवाना चाहूँगा। सबसे पहला पॉइंट आता है सवाल, चलो वो नए पेज पर लेंगे, है ना। चलो यहाँ सबसे पहले पॉइंट क्या लिखवा रहा हूँ मैं आपको? एक तो ये पॉइंट लिखवा रहा हूँ कि एकमात्र परिपथ, एसी की बात कर रहा हूँ मैं, ना डीसी में तो होता ही होता है, खैर वो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये क्वेश्चन सेम लैंग्वेज पेपर में आई हुई है, इसलिए मैं आपको लिखवा भी रहा हूँ। एकमात्र परिपथ जो शुद्ध संभव है। शुद्ध संभव मतलब प्योर सर्किट हो सकता है क्या? कई दफ़ा ऐसा क्वेश्चन आता है, कौन सा है? जैसे इंडक्टर और रजिस्टर है तो वो प्योर सर्किट होना संभव नहीं है, लेकिन कैपेसिटर जो है ना प्योर हो सकता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। जब शुद्ध हो तब भी शक्ति खपत होती है। यानी आपसे यूं कहा जाए कि शुद्ध रेजिस्टर, शुद्ध इंडक्टर, शुद्ध कैपेसिटर, बताओ निम्न में से किस में पावर कंजप्शन होगा? तो शुद्ध रेजिस्टिव या शुद्ध रेजिस्टर। सवाल आएगा निम्न में से कौन सा एक सर्किट जो प्रैक्टिकली प्योर संभव है? तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट संभव है, ठीक है। तुलना करवा दी जाती है कई बार कि ये किसके समान है, तो ध्यान रखना एसी में एक अनुनाद परिपथ आता है जिसे इंग्लिश में अपन रेजोनेंस बोलते हैं, डीसी के सर्किट के समान है। यानी अगर मैं आपसे ये कहूँ कि वो तीन परिपथ कौन कौन से हैं जो एक जैसे हैं, आप नाम बता सकते हैं? शुद्ध रेजिस्टिव सर्किट एसी में रेजोनेंस परिपथ, डीसी सर्किट, इन तीनों के गुण एक जैसे होते हैं। करंट और वोल्टेज इन फेज अंतर 0 डिग्री, पावर फैक्टर इकाई, वास्तविक शक्ति आभासी शक्ति के बराबर, प्रतिघाती शक्ति 0।
रेजोनेंस क्या होता है? रेजोनेंस होता है जब इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर हो जाए, एक्सएल एक्ससी के बराबर हो जाए, चाहे श्रेणी क्रम में हो चाहे समांतर क्रम में हो। ये आगे जब सर्किट आएगा तो पढ़ेंगे। बात समझ में आ गई? अगला पॉइंट आपको लिखवा देता हूँ मैं, जो फॉर्मूले से रिलेटेड होता है। ठीक है, इस परिपथ में गणना हेतु, ये ध्यान से सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, इस परिपथ में गणना हेतु सभी सूत्र डीसी के समान है। यानी आपको यहाँ पर अगर कोई कैलकुलेशन करनी है और कोई फॉर्मूला यूज करना है तो उसमें क्या रहेगा कि सारे फंक्शन वही रहेंगे जो डीसी में रहेंगे। जैसे डीसी में पावर ज्ञात करनी है तो v इंटू आई से काम चलेगा, आई स्क्वायर इंटू आर कर दो, वी स्क्वायर अपॉन आर कर दो, वो कोई बात नहीं। ठीक है, चलो लिखवा ही देता हूँ गुरुजी, फिर कोई भूल जाता है। यानी इनमें से जो मर्जी फॉर्मूला आप लगा दो। वोल्टेज ज्ञात करनी है तो आई इंटू आर करो, तब भी काम चल जाएगा। ठीक है, मतलब सारे वही फंक्शन आपको यूज़ करने जो अपन ने काम में वहाँ पर लिए थे। ठीक है, एक बार लिखना चाहो तो यहाँ तक का लिख लो। फिर टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। है बहुत बढ़िया काम की चीज़ है, और इसको तो अगर आप कंपैरिजन में याद रख सको ना तो रखना, ज़्यादा समझ में आएगा। कोई बात नहीं, वीडियो रोक करो और लिख लेना थोड़ा सा। और ये दो फॉर्मूले, ठीक है, यानी गणना करने के लिए आपको सभी फॉर्मूले वही यूज करने। अब आ जाओ, इसकी बात करते हैं, जो करंट वोल्टेज का रिलेशन होता है वो कैसे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझना है आपको, है ना। पहले लिखवा रहा हूँ, फिर डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? सबसे पहला पॉइंट, करंट और वोल्टेज इन फेज होते हैं। सबसे अच्छा क्वेश्चन है, पेपर वाला पूछ चुका है, अब भी पूछा जा सकता है। एक रेजिस्टिव सर्किट में करंट और वोल्टेज के बीच में कैसा संबंध होता है? तो कैसा संबंध बताएंगे आप सभी? करंट और वोल्टेज इन फेज होते हैं। ध्यान रखना, जब जब इन फेज होते हैं तो उस समय फेज अंतर, यानी जिसको अपन थीटा बोलते हैं, वो हमेशा 0 डिग्री होता है। थीटा कितना होता है? हमेशा 0 डिग्री होता है। याद रखना मेरे दोस्त, थीटा हमेशा कोस के रेस्पेक्ट में लेते हैं और कोस 0 का मान होता है इकाई। इसलिए ऐसे परिपथ का पावर फैक्टर यूनिटी यानी इकाई होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखवा रहा हूँ मैं आपको। ये एक एक पॉइंट, एक एक फैक्ट है, यूँ समझ लो, या यूँ समझ लो कि पेपर में आने वाला एक सीधा सीधा सवाल है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि एक रेजिस्टिव सर्किट में करंट और वोल्टेज में कैसा संबंध होता है? इन फेज संबंध होता है। अभी पिछली क्लास में मैंने आपको लिखवाया था, इन फेज दे देगा, लैगिंग, लीडिंग, आउट ऑफ फेज, कुछ भी 4 ऑप्शन बना देगा। सवाल पूछा जाएगा कि शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में करंट और वोल्टेज के बीच फेज अंतर कितना होता है? 0, 90, 60, 70, जो भी ऑप्शन देगा। सवाल पूछा जाएगा कि शुद्ध रेजिस्टिव परिपथ का पावर फैक्टर कैसा होता है? तो हमें क्या उत्तर देना है? इकाई पावर फैक्टर कहेंगे। बताओ बात समझ में आई क्या? अब यहाँ से 3-4 चीज़ें याद रखना कि जब जब परिपथ का पावर फैक्टर इकाई होता है ना, तो ऐसे परिपथों में वास्तविक शक्ति आभासी शक्ति के बराबर होती है। मेरे दोस्त, मैंने प्रतीकात्मक रूप से लिखा है, आपको पूरा लिखना है।
नोट्स बनाते हो तो जितनी चीज़ें बोर्ड पर लिखी है वो तो लिखनी है, उसके साथ में अपनी तरफ से लैंग्वेज बनाकर और लिखा करो। मैं देखता हूँ कि कुछ बच्चे जितना मैंने बोर्ड पर लिख दिया ना बस उतना लिख रहे हैं। वो वीडियो देखते समय आप अगर लिख रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन फ्यूचर कभी आप पढ़ेंगे तो समझ में थोड़ा कम आएगा। तो थोड़ा तरीके से लैंग्वेज बनाकर आप लिखें। ज़रूरी नहीं ना कि वास्तविक शक्ति को हर जगह किलोवाट में लिखें, वो वास्तविक शक्ति को वाट में भी तो लिख सकता है, इसको वो वोल्ट एम्पियर भी तो लिख सकता है शॉर्ट में, यानी पूरा नाम डिटेल में देकर भी अगर लिखें, यानी वास्तविक शक्ति आभासी शक्ति के बराबर होती है। इसका मतलब इस परिपथ में प्रतिघाती शक्ति का मान 0 होता है, 0 होता है। अब आप चाहें तो हिंदी लिख सकते हैं, रिएक्टिव पावर 0 होती है, ठीक है। किलोवाट और केवीए बराबर होते हैं। बस पावर फैक्टर इकाई लिख लिया, वास्तविक शक्ति प्रतिघाती शक्ति लिख ली, मेन फंक्शन इतना ही है। बताओ बात समझ में आई क्या? अब मैं आपको इन फेज राशियों का इनका एक वो डायग्राम जो हम बनवाते हैं ना वो ज़रूरी है। वैसे तो इन फेज जिस दिन परिभाषा बताई थी उस दिन बता दिया था, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई समस्या आएगी क्या। फिर भी एक बार और डिटेल से पढ़ रहे हैं तो लिख ही लेते हैं। देखो इन फेज दिखाना है। इन फेज में यूँ होता है कि मान लीजिए हमारा वोल्टेज यूँ कोई सर्किट पूरा करता है ऐसे, तो जब जब वोल्टेज अपने शिखर मान पर जाएगा तब तब धारा भी अपने शिखर मान पर होगी, और जिस क्षण के बाद या जिस समय के बाद वोल्टेज अपने पीक वैल्यू से घटकर नीचे की ओर आने लगेगा, करंट भी उसी समय पीक से घटकर नीचे की ओर आने लग जाएगी। यानी दोनों 0 से उठेंगे, दोनों का शिखर मान 1 होगा। जैसे ही एक घटना शुरू हुआ दूसरा भी घटना शुरू हो गया। इस तरह का डायग्राम जब भी पेपर में आपको कोई दिखा दे तो समझ जाना ये आपको इन फेज दिखाया गया है, ठीक है। थोड़ी करंट इसमें तो ज़्यादा ले गए, अपन यहीं से मोड़ना था, है ना। चलो कोई बात नहीं, समझ जाएंगे आप सभी। मान लो ये वोल्टेज है और ये करंट है, ये 0, ये टाइम अनंत समय की ओर जा रहा है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब पेपर में देखो ऐसे सवाल आ जाते हैं, बहुत बार मैंने क्वेश्चन देखे हैं, ये डायग्राम दे दिया, VI कुछ लिखा हुआ नहीं है। अब यहाँ से देखो क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा। सवाल नंबर 1 कि जो चित्र में आपको दिखाया गया है उसमें करंट और वोल्टेज के बीच में संबंध कैसा है, यानी इन फेज है, लैगिंग है, लीडिंग है, ऐसे ऑप्शन। तो आंसर नंबर 1 करंट और वोल्टेज इन फेज है। पॉइंट नंबर 2 कि जो चित्र में आपको दिखाया गया है ऐसा किन किन परिपथों में संभव है। तो AC में शुद्ध रेजिस्टिव सर्किट में संभव है, यानी पेपर में आ जाता है कि दर्शित चित्र के अनुसार लोड की प्रकृति निर्धारित कीजिए, यानी बाहर की नेचर कैसी है, किस तरह का लोड सर्किट में जुड़ा हुआ है। अगर आपको हम करंट वोल्टेज के बीच रिलेशन दिखाएं तो क्या आप बता सकते हैं, ऐसा हमसे वो पूछ रहा है। तो इससे कन्फर्म हो रहा है कि सर्किट में जुड़ा हुआ लोड या तो रेजिस्टिव है या DC है या फिर रेजोनेंट हो गया। जो पेपर में ऑप्शन आपको मिले कर देना। और अगर रेजोनेंट और ये सारे ऑप्शन मिले फिर रेजिस्टिव की तरफ जाना, क्योंकि रेजोनेंट में फिर करंट वो तीनों दिखाएगा अपन को कि रेजिस्टर की करंट कहाँ है, इंडक्टर की कहाँ है, कैपेसिटर की कहाँ है। तो दोबारा सुनो, करंट और वोल्टेज के बीच दर्शाए गए चित्र में संबंध इन फेज का है। दिखाए गए चित्र के अनुसार लोड की प्रकृति प्रतिरोधी या शुद्ध प्रतिरोधी है। अगर परिपथ में इस करंट और वोल्टेज के बीच फेजंतर थीटा में मान बात करें तो 0 डिग्री है। अतः परिपथ के अगर पावर फैक्टर का एग्जाम्पल दिया जाएगा तो इसका इकाई पावर फैक्टर होगा। यानी एक इतना सा डायग्राम देकर भी हमसे वो 4 सवाल पूछ सकता है। देखो तैयार तो इसी लेवल का हमें होना होगा। और क्या आ सकता है गुरुजी? और आता है इन फेज वाला जो हम डायग्राम बनाते हैं ना वो। तो इन फेज डायग्राम को 2 तरीके से दिखाया जाता है। एक तो इसी लाइन पर V और I को दिखा दो, इसको बोलते हैं करंट और वोल्टेज का वेक्टर चित्र। तो करंट और वोल्टेज का वेक्टर चित्र कैसा बनेगा अगर कोई आपसे पूछे तो यूँ बना दो, या फिर 2 समांतर लाइनें भी आप बना सकते हो। एक समांतर लाइन यहाँ से, एक यहाँ से, ये V और ये I।
दोनों में आगे पीछे वी आई किसी को भी कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दरअसल वो कंपैरिजन में बताता है कि मान ज़्यादा किसका है। तो हम ये मानते हैं कि वोल्टेज जो है वो करंट से ज़्यादा होता है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम सर्किट को लेंगे तो स्वाभाविक सी बात है वोल्टेज हमेशा ज़्यादा ही रहेगा। लेकिन 3 फेज लोड में तो करंट वोल्टेज से ज़्यादा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 3 तरह के डायग्राम इसमें से आएंगे। यहाँ तक की बात समझ में आ गई सबको? एक बार लिख लो, फिर मैं आपको रिपीट करवाता हूँ। चलो कोई बात नहीं, वीडियो को रोक कर लिख लेंगे। देखोगे इतना ही है, रेजिस्टिव सर्किट हो गया। अब जो आगे इंडक्टर और वो है तो उनके आपको फोल्डर इस बार अलग बना देंगे, पिछली बार बच्चे ढूंढते रह गए। ये देखो, शुद्ध रेजिस्टिव सर्किट परिभाषा क्या है, एग्जाम्पल क्या है, इस सर्किट के और गुण या विशेषताएं क्या क्या है, 4 बातें। इसमें फॉर्मूले कौन से लगते हैं वो हो गया। और उसके बाद में आता है कि इस सर्किट में ग्राफिकल रिलेशन कैसे होते हैं। ठीक है, यानी प्रतीकात्मक रूप से अगर पूछे जाए तो ये 2 डायग्राम अगर आप बना लेते हैं तो ये 4 चीज़ें आपको याद रह जाती है। ये 2 बातें जो मैंने यहाँ लिखवाई है, ये पॉइंट बनाकर भी आप चाहें तो लिख सकते थे, यानी वास्तविक शक्ति और अवास्तविक शक्ति बराबर होते हैं। बस इतना सही था। ये था एसी में प्योर रेजिस्टिव। इसी तरह से इंडक्टिव भी पढ़ेंगे, कैपेसिटिव भी पढ़ेंगे, पूरी डिटेल से आते हैं सारे सर्किट। अभी के लिए तो बस इतना ही था। आई होप कि चीज़ें सारी क्लियर हो गई होगी। नोट्स आपको एक एक करके बनाने हैं, सारे पॉइंट लिखा करो, है ना। बहुत धन्यवाद।